नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जो जनजाति से संबंधित है, क्योंकि एग्ज़ाम का एक सीज़न चल पड़ा है और बहुत सारे लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो हम करंट इश्यूज़ तो आपको बताते ही रहेंगे, साथ ही आपको ऐसे चीज़ें बताएंगे जो परीक्षा से संबंधित होंगी। तो आज हम आदिवासी जनजातियों और उनकी रीति रिवाज, वेशभूषा से संबंधित चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम ये चर्चा आगे करें, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी अच्छी तैयारी हो और आपको अच्छा विषय की जानकारी भी होती रहे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो मुख्य जनजातियां हैं वो मुख्यतः 6 जनजातियां बहुप्राय पाई जाती हैं राजस्थान के अंदर। और मुख्यतः इसके अंदर जैसे भील, मेणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी जाति हैं। इसके अलावा सांसी और अन्य जातियां भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने यहाँ राजस्थान में 6 जातियां पाई जाती हैं। पहले हम राजस्थान की करेंगे बातें, राजस्थान में जो जनजातियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में अन्य देश के अन्य भागों में जहाँ भी जनजातियां पाई जाती हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान की जनजातियों से विशेष संबंधित करेंगे। तो उनमें से सबसे मुख्यतः भील है, मेणा है, ग्रासिया है, सहरिया, डामोर, कथोड़ी आदि जनजाति के विषय में चर्चा करेंगे। वहाँ बहुतायत में जनजाति पाई जाती है। तो राजस्थान के जो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है और दक्षिणी पूरी पठारी क्षेत्र है, वहाँ का कुछ भाग जो जनजाति बहुल क्षेत्र है। तो इसमें से मुख्यतः जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जो जिले हैं उनके अंदर आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। और इसमें सिरोही के जो जिला है उसके अंदर आबू, पिंडवाड़ा जो क्षेत्र है और भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग भी इसमें सम्मिलित होता है। तो हम बात करें, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात के पालनपुर से लेकर के और दिल्ली के अंदर रायसीना की पहाड़ी तक गई हुई है। तो हम बात करने वाले हैं, तो कुल राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी जो है लगभग 30% अधिक इस भाग में है। और राजस्थान में जो मुख्यतः जो भील जनजाति है वो बांसवाड़ा, कुशलगढ़, और ये जो भील जनजातियां हैं, पहले भील हो या आदिवासी जनजातियां जो भी हैं, वो पहले इनके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रों का अधिकार था। इनके राजस्थान के अनेक रियासतें मीणा और भील जनजातियों के नियंत्रण में थी, जिसमें से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ जो नामक स्थान है वहाँ पे कुशला भील के द्वारा शासन किया जाता था। डूंगरपुर में डूंगरिया भील जो था, बांसवाड़ा में बांसिया भील था और कोटा में कोटिया भील नामक भील था जो शासक करते थे। तो इनके नामों से ही फिर ये जो शहर है वो आबाद हो गए, आगे इनकी प्रगति होती गई और इन्हीं के नाम से इनका प्रचलन हो गया। तो और ये संविधान में भी इस चीज़ों को परिभाषित किया गया है कि संविधान का जो आर्टिकल 366 का क्लोज नंबर 25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां व 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। और कोई अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो संबंधित जो राज्यपाल है या उपराज्यपाल है या वहाँ का जो प्रशासक है उससे परामर्श करके अधिसूचना जारी कर सकता है और उसे जनजाति समूह या किसी भाग को उस राज्य या संघ के क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 342 के क्लोज नंबर 1 के तहत संविधान के प्रयोजनों हेतु अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है और अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में इसको शामिल किया जा सकता है या किसी अनुसूचित जनजाति को सूची से बाहर भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो हम आगे बात करें तो राजस्थान में वैसे तो अगर कुल मिलाकर के 12 प्रकार की जो अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य जो अभी हमने चर्चा करी, जैसे मेणा है, भील, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी और डामोर आदि जो मुख्य जनजातियां हैं उनके विषय में अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1973 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 27 जुलाई 1977 को घोषित अनुसूचित 12 अनुसूचित जनजातियों की एक सूची है और उनमें कौन कौन सी जातियां पड़ती हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आप उन जातियों को ध्यान में रख सकते हैं। तो मुख्यतः जो जनजाति है उनमें सबसे पहले है मीना या मीणा, दूसरी है भील मीणा, पटेलिया, और भील जनजाति है उसके अनेक नाम हैं, जैसे भील ग्रासिया, ढोली भील, डोंगरी भील ग्रासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील,
बगालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, बसावे, डामोर, डामरिया, कोकना, कुकनी, कुकना, ये जो कोकना, कुकनी, कोकना एक ही है जाति, डामोर, डामरिया एक ही जाति है। इसी तरह से सेहारिया या सहरिया या सहरिया ये भी एक ही है। इस तरह से धान का, तड़वी, बलवी, तेतारिया ये भी एक जनजाति है। इसी तरह से गरासिया जो राजपूत गरासियों को छोड़ करके अलग से बाहर है। इसी तरह कोली ढोर, टोकरे कोली, गोलचा कोलचा और कथोड़ी, कातकरी ढोर, कथोड़ी ढोर, कातकरी सोन, कथोड़ी, कथोड़ी सोन कतौरी। तो इस प्रकार की जातियाँ हैं। नायकड़ा, नायका, चोलीवाला नायका, कापड़िया नायका, मोटा नायका, नाना नायका। तो ये कुल मिलाकर के 12 अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने 6 जनजातियाँ बताई उन्हीं के विषय में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो उपयुक्त राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का पहले हम भौगोलिक वितरण देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो हम इसे निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हम राज्य का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भूभाग, तो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जो भूभाग है वहाँ जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही आदि जिले शामिल किए जाते हैं। और इन जिलों की जनजाति जो आबादी है लगभग वो 55% के लगभग है, तो यहाँ पे निवास करता है। यहाँ सर्वाधिक संख्या में भील जनजाति रहती है। गरासिया जनजाति के मुख्य रूप से सिरोही जिले के अंदर रहती है और सिरोही के अंदर भी आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों के अंदर पाई जाती है। और पाली जिले के बाली जो जगह है वहाँ पे पाई जाती है। और उदयपुर जिले के गोकुंदा और कोटला तहसीलों में ये जनजाति पाई जाती है। अगर भील मीणा जनजाति की बात करें तो ये केवल डूंगरपुर जिले में निवास करती है और सर्वाधिक जो डामोर हैं वो भी डूंगरपुर जिले में ही निवास करते हैं। तो बांसवाड़ा जिले में भी ये पाए जाते हैं। अब दूसरा पार्ट हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर कोटा, बारां, झालावाड़ एवं बूंदी जिले आते हैं। इन भूभाग में सहरिया जनजाति का केंद्र है। सहरिया जनजाति विशेष रूप से यहाँ रहती है और कुल जो सहरिया जनजाति है उसका 97% जो भाग है केवल 12 जिले में है। और इसमें भी मुख्यतः किशनगढ़, साबाद जो तहसीलें हैं वहाँ पर पाया जाता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 9.43% भाग जो है वो इस क्षेत्र में निवास करता है। अब हम अगर तीसरा भाग लें तो पूरी मैदानी भाग। पूरी मैदानी भाग के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, साहेबगंज, टोंक, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिले इसके अंदर आते हैं। और इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जो जनजाति है वो मीणा जनजाति पाई जाती है। तो मीणा जनजाति का लगभग 50% जो है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो राजस्थान की कुल अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं उनकी आबादी प्रतिशत भूभाग के में बसा हुआ है। अब हम चौथा पार्ट देखें तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो मरुस्थलीय है, अर्धशुष्क है, शुष्क प्रदेश है, जिसके अंदर सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर ये जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। इन क्षेत्र में मुख्यतः मीना और भील, गरासिया ये मुख्यतः पाली जिले में पाए जाते हैं। और अनेक जनजातियाँ जो है इस प्रदेश की कुल राज्य की कुल जनजाति आबादी का लगभग 9.4% जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो हम इन सभी जनजातियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे बड़ी जनजाति हमारे राजस्थान में पाई जाती है वो है मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति के विषय में हम जानेंगे। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और लगभग इसकी जो जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में लगभग 43.46 लाख जो कुल जनजाति का लगभग 47% है। कुल जनजाति आबादी का 47% ये है। तो ये देश की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है और इसकी उत्पत्ति मुनि मगन सागर के जो ग्रंथ है मीन पुराण या जिसको मत्स्य पुराण भी बोलते हैं, तो मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज बताया गया है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये पौराणिक दृष्टि से इसको प्रकार माना जाता है। तो राज्य की प्राय सभी जनजातियों में केवल मीणा जनजाति के लोग ही अपने जनजातीय स्वरूप से भेद कर, यानी जनजातीय स्वरूप जो है उसको छोड़ करके उन्होंने अपना विकास बहुत अधिक किया है। और वो आजकल बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे विद्वान और अनेक राजकीय सेवाओं में नियुक्ति इनकी अच्छी है और अपने आप का अपनी जनजाति का बहुत अधिक विकास किया है। तो सर्वाधिक विकास अगर किसी जनजाति का हुआ तो वो है मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति के जो लोग हैं मुख्यतः उदयपुर, जयपुर, दौसा
प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, बूंदी, टोंक और डूंगरपुर, इन जिलों में सर्वाधिक निवास करते हैं। तो अगर हम बात करें कि सर्वाधिक मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो सबसे ज़्यादा जनजाति जो है उदयपुर में है, और दूसरे नंबर पे फिर जयपुर आता है, तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़ है। तो ये इन जिलों में सर्वाधिक जो मीणा जनजाति है वो निवास करती हैं। और इसका उल्लेख जो है मीणाओं की मत्स्य पुराण में भी मिलता है। मीणाओं का जो उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है, यानी ये सबसे बहुत प्राचीन जनजाति है। तो सिंधु सभ्यता में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। और मीन या होता है मछली से, यानी कि मीन मत्स्य सागर जो है उनके द्वारा लिखी गई, मत्स्य पुराण के द्वारा, मुनि मगन सागर के द्वारा लिखी हुई और महाभारत काल में भी मत्स्यों को सालों का मित्र बताया गया है। और मीणा समुदाय की जो अपनी उत्पत्ति है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। और जैसे कर्नल जेम्स टॉड जो हमारे राजस्थान का इतिहास जिन्होंने लिखा है, वो राजस्थान का मूल निवासी इनको मानते हैं। और इनकी उत्पत्ति उन्होंने बताई थी, कालीखो की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इनकी उत्पत्ति बताई थी। तो जयपुर में कछुआओं का जो शासन था उससे पहले मीणाओं का शासन था। और मैंने इससे पहले एक मीणा समाज का इतिहास या मीणा समाज का जो इतिहास है उस वीडियो के अंदर इस बात को बताया है कि उससे पहले मीणाओं का शासन आमेर के अंदर था। तो उसके बाद में जो है कछुआ वंश के संस्थापक जो दुलह राय है उसने मीणाओं को, शासकों को हरा करके यहाँ आमेर पे अपना अधिकार जमा लिया था। और स्वतंत्रता, जब तक हमारा देश स्वतंत्र रहा तब तक जो है जो भी राजा नया सिंहासन पर बैठता था उसका राज तिलक कालीखो के जो मीणा जाति के सरदार थे वही किया करते थे। और 1342 ईस्वी में बूंदी घाटी, यानी कि बूंदी जो है उस पर भी मीणा लोगों का राज्य था। तो अब बात करें हम प्रमुख रूप से मीणा जनजाति के विषय में, तो मीणा जनजाति के प्रमुख रूप से दो वर्ग हैं। अगर हम इनके वर्गों की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, तो उसमें एक तो आते हैं जमींदार मीणा और दूसरे आते हैं चौकीदार मीणा। तो जो जमींदार मीणा है वो लोग कृषि कार्य और पशुपालन का कार्य करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। चौकीदार जो मीणा है वो राजाओं के या जागीरदारों के जो महल थे या उनके जो कोषागार थे यानी खजाने वगैरह थे उनकी रखवाली करते थे, उनकी चौकीदारी करते थे। वर्तमान में इन्होंने अनेक व्यवसाय अपना लिए हैं। आजकल चौकीदारी वाली जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है और अनेक प्रकार के इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। और इनकी आजीविका का प्रमुख साधन तो कृषि और पशुपालन ही है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सबसे जो जनजातियां जो हैं वो सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित हुई है। ये मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा संपन्न और शिक्षित हुई है स्वतंत्रता के बाद में। तो मीणा जनजाति मुख्यतः शक्ति की उपासक है। और भरतपुर के जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो दुर्गा के उपासक हैं, दुर्गा पूजक माने जाते हैं। और इनके अंदर बाल विवाह का बहुत प्रचलन था, लेकिन आजकल जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है उसके साथ ही इनमें सुधार भी हो रहा है। और मीणा जनजाति के जो कोई व्यक्ति अगर मरता है, मृतक के शव को जलाने की प्रथा है जो कि लगभग आम सभी जातियों में होती है। हिंदू समाज की जितनी भी जातियाँ उनमें सब में होती है। तो और मृत्यु के 12वें दिन सामूहिक भोज किया जाता है जिसे मौसर या नुक्ता भी कहते हैं। और मीणा में शरीर पर गोदने या गुदवाने का रिवाज है। स्त्रियां और पुरुषों में जो लिखवा लिया जाता है अपने पति का नाम, अपने खुद का नाम, फूल पत्तियां आदि के प्रकार जो है इनके ऊपर अपने शरीर पे गुदवाते हैं। तो मीणा समाज में एक नाता प्रथा है। नाता प्रथा का मतलब है कि अगर एक स्त्री, विवाहित स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लेती है उसे नाता प्रथा कहते हैं। और पूर्व पति को जो नए पति होगा उसको मुआवजे की रकम देते हैं, उसको झगड़ा रकम कहते हैं। और विधवा विवाह भी इस समुदाय में प्रचलन है। आदिवासियों के जो जंगलों में घर बने होते हैं उनको मेवासे कहते हैं। और जनजातियों के जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उसे पटेल कहा जाता है। और ये लोग रेवा सा सीकर में विराजमान जो जीर्ण माता है उसके उपासक माने जाते हैं। मीणा समुदाय में संयुक्त परिवार या एकाकी परिवार दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। और ये दोनों तरह के परिवार में होते हैं। गोद लेने की प्रथा इनके अंदर है। इनके अंदर पितृसत्तात्मक परिवार होता है, यानी पितृवंशी परिवार। पितृ जो है वो सर्वाधिक कार्यकर्ता होता है परिवार का। और जो गांव होते हैं बड़े छोटे समुद्र उनको ढाणी, और गांव जो होते हैं बड़े उनको पाल कहते हैं।
तो मीणा समुदाय की जो विधवा स्त्री है उसका जो विवाह किया जाता है उसे नात्रा प्रथा भी कहते हैं, नात्रा प्रथा। और पहले कन्या का मूल्य दे करके वर पक्ष के लिए जो परंपरा थी इसे दापायाचारी कहते हैं, यानी कि जो भी कन्या से विवाह करना चाहता है वो पति अपनी उस कन्या के पिता को धन दे करके जो विवाह करता है उसे दापायाचारी कहते थे। अब देखते हैं कि इनके वस्त्राभूषण, ये किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। तो उस समय अंगरखी, धोती और सिर पर पगड़ी या साफा पहनते थे जो पुरुष लोग हैं जो, और सर्दी के अंदर एक रेजे का बना पछेवड़ा होता था। पछेवड़ा मतलब एक तरह की चादर होती थी खादी से बनी हुई, उसको ओढ़ लेते थे। और स्त्रियां जो हैं ओढ़ने के लिए घाघरा, कब्जा, आंगी, कांचली ये पहना करती थी। पैरों में कड़े, कमर में कमरबंद, करगनी या कणकती जिसको बोलते हैं, गले में खुंगाली जो सिर पर राखड़ी आदि पहनती थी। पुरुष लोग कान में मुर्की पहनते, मुर्की जो सोने के बने हुए होते कुंडल टाइप में, वो पहनते थे, उनको मुर्की बोलते हैं। और संपन्न जो मीणा थे जो गले के अंदर एक बलेवड़ा पहनते थे या फूल पत्ती, हाथों के दांत का कड़े और दाएं पैर में कड़ा धारण करते थे। तो ये जो संपन्न लोग थे वो इस तरह से करते थे। स्त्रियां गले में हंसली पहनती थी और सोने का तिमड़िया, मोगरी, पूंछी, बंगड़ी, बाजूबंद, कणकती, कड़ला, टणका, नेवरी, आंवला आदि अनेक प्रकार के जो आभूषण ये धारण करती थी। और स्वामिपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की महिलाएं जो घुटनों के नीचे तक का जो बड़े घेर वाला घाघरा पहनती हैं उसे शंकर घाघरा कहा जाता है। तो इस प्रकार की ये प्रचलन थे। और इनके जो मीणा समुदाय है मूलतः शैव अनुयायी होता है, यानी भगवान शंकर के जो भगवान महादेव है इनके प्रमुख इष्ट देव हैं। आराध्य देवों की अगर बात करें तो जीण माता, बांक माता और ध्यावण माता, शीतला माता इनकी प्रमुख आराध्य देवियां हैं। जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्र में मीणा जनजाति के घरों को ढूंढिया या झोपड़े कहा जाता है। इनकी छतें जो केलू या कोलू या छप्पर की बनी होती हैं। आजकल धीरे धीरे में जो आरसीसी वगैरह जो पट्टियां हैं वो भी डाले जाने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और झोंपड़ियों के समूह को, जो झोंपड़ियों का बहुत सारा समूह होता था, मतलब बहुत सारे लोग उनकी झोंपड़ियाँ एक साथ होती थी, उनको पाल कहते थे। और आदिवासी लोग जो अपने घरों के बाहर एक विशेष प्रकार की चारपाई रखते थे, बहुत बड़ी, उसे डेला या डाल कहते थे। तो और ये जो मीणा जनजाति के लोग हैं उनके प्रमुख मेले भी हैं, और प्रमुख मेलों में जिनमें ये सबसे सर्वाधिक भाग लेते हैं वो मेले महावीर जी का मेला जो हिंडौन सिटी में बढ़ता है, केला देवी का मेला जो करौली में बढ़ता है, अम्बा माता जी का मेला उदयपुर में बढ़ता है, गौतमेश्वर का मेला प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। तो ये इनके प्रमुख हैं। इसी के साथ इनके प्रमुख नृत्य भी है, लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य, गरबा नृत्य और सुंदरी नृत्य, मोहिलो नृत्य। तो स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले जो नृत्य हैं सुंदरी नृत्य और मोहिलो नृत्य हैं। हथोई मीणा समाज के लोगों का वह स्थान जहाँ पे बैठ करके, मतलब ये एक तरह से मोहल्ले का ये नुक्कड़ ऐसी जगह जहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं या फिर अपने समाज संबंधी चर्चाएं या युद्ध की चर्चाएं जहाँ करते थे उसे हथोई बोला जाता था। एक होती थी कगली। कगली का मतलब है कि जो विधवा महिला थी उसका विवाह करने के लिए जातीय जो पंचायत थी मीणा जनजाति की, उसके द्वारा जो फीस या जुर्माना लिया जाता उसको कगली कहते थे। जेहुरे या निकाला, अगर किसी मीणा पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने की प्रथा है और जिसमें मीणा पुरुष अपने सापे में से, और मीणा पुरुष अपने सापे में से एक टुकड़ा फाड़कर पत्नी को देता था और पत्नी 2 मटके भर करके सिर पे रख करके उसको चली जाती थी। और नई साड़ी का एक तरफ से पल्लू फाड़ने का भी प्रथा थी, इसे कहते हैं छेड़ा फाड़। काटा है मृत व्यक्ति के 12वें दिन दिया जाने वाला जो अंतिम भोज है उसे काटा कहते हैं। मुनि मगन सागर मीणा जाति के धर्मगुरु थे और इनका जन्म टोंक जिले में हुआ था। 1944 में नीम का थाना सीकर में मीणों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। इन्होंने मीणा पुराण जो है मत्स्य पुराण ग्रंथ की रचना की थी। और गौतम ऋषि भूरिया बाबा मीणा जनजाति के बहुत बड़े आराध्य देव है, और गौतमेश्वर भूरिया बाबा की कसम खा करके ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और गौतम ऋषि का मेला सिरोही में बढ़ता है। चिड़ी फाड़ना, यानी सिरोही जिले में जो चोटिला गांव है वहाँ पर गौतमेश्वर बाबा का मेला बढ़ता है, भूरिया बाबा का मेला बढ़ता है। और उस मेले से पहले ये सभी लोगों को जब आमंत्रण देते हैं, आमंत्रण की प्रक्रिया है, तो उससे पहले उसको कहते हैं चिड़ी फाड़ना, मतलब एक तरह से निमंत्रण पत्र जो है उसे चिड़ी फाड़ना कहते हैं।
तो आज हमने मीणा जनजाति के विषय में जाना और इसके इतिहास के विषय में मैंने पूर्व वीडियो में बताया है। तो अगले वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे अगली एक जनजाति की। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के इंतजार में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।